हेलो गाइस, वेलकम टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ICSE क्लास 10th। और इस चैप्टर पे ये बेसिकली लेक्चर 1 है, जिसमें हम आज सोशियो रिलीजियस कॉजेस और पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में समझेंगे और इस पूरे चैप्टर का एक जनरल प्लॉट को भी, ठीक है, जनरल ओवरव्यू को भी देख लेंगे। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो आपकी एक बात आती है जनरल ओवरव्यू। किसी भी स्टोरी के लिए पहले उसका एक ओवरव्यू, उसका एक प्लॉट समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे आप बहुत अच्छे से पूरे स्टोरी को जब आप सुन रहे होते हैं, ठीक है ना। एक स्टोरी है, हिस्ट्री एक स्टोरी ही होती है, ठीक है, जो आपको रियल स्टोरी है एक तरीके से, तो वो आपको एक्साइट भी करेगी। तो किसी भी स्टोरी को सुनने को जब आपको उसे समझना है, उससे रिलेट करना है, तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। एक प्लॉट समझ लेना चाहिए कि होने क्या वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखो, जो आप बात कर रहे हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। तो यानी भारत में पहला युद्ध आज़ादी के लिए जो कि हुआ था 1857 में, और यही आपका चैप्टर है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये जो बात है ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस टैग को आप काफ़ी और तरीकों से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। रिबेलियन मतलब जो रेबल्स होते हैं वो रिबेल करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इतना समझ रहे हो कि इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज इंडियन सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय मतलब सोल्जर्स, और ये भी आप सिंपली म्यूटनी भी समझ सकते हो कि एक हाँ रेबल किया। उसके बाद इंडियन म्यूटनी, सिपॉय म्यूटनी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, भारत का युद्ध आज़ादी के लिए, इंडियंस फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये शब्द काफ़ी अच्छा है। इंडियंस यानी भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो भारतीयों का पहला स्ट्रगल कह सकते हैं कि जब उन्होंने पहली बार चाहा कि हाँ अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी 1757 में इंडिया में, ठीक है। ये टाइम था जब बाहर के जो देश थे, ठीक है, बाहर के जो देश थे यूरोप के, बेसिकली वो कॉलोनीज बना रहे थे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तो बहुत पहले की बात है, लेकिन ये टाइम तब का है जब जो बाकी के देश थे वो अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। अब वो कॉलोनी ऐसी नहीं है कि रेलवे कॉलोनी छोटी सी उसमें 20 घर, ऐसा नहीं। यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो बाहर जाके बाकी जो कंट्रीज थी जो इलिटरेट थी, ठीक है, बेसिकली उस टाइम पे भारत इलिटरेट था और जिन पे काफ़ी पैसा था, ठीक है, भारत में तब कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया था, उनको जाके कवर करते थे, ठीक है, और उधर अपनी कॉलोनीज बना लेते थे, ठीक है। क्या बना लेते थे? कॉलोनीज बना लेते थे, जैसे कि उन्होंने अब यानी उनका ही राज है उस पर्टिकुलर कंट्री पे जिनको उन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो इंग्लैंड आया था, उन्होंने एक अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी, ट्रेड के लिए उन्होंने जो है एंट्री ली थी, ठीक है। ऐसा बताया था कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, और ऐसे करते करते उन्होंने पूरी इंडिया को जो है कवर कर लिया था, ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1757 में, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि क्या जो वॉर है वो 1757 से स्टार्ट हो गया था? ऐसा नहीं है। वॉर तो देखो जो एक इमीडिएट कॉज होता है ना, कि कुछ ऐसी बात हो जाती है जो इंस्टेंटली कोई लड़ाई में बन जाती है, ठीक है, तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वो तो हुआ था ऑन 10 मई 1857 मेरठ में, जब कुछ इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश सोल्जर्स को अटैक कर दिया था। अब बात कुछ ऐसी है, देखो थी तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही, ठीक है, क्या थी? ब्रिटिश इंडियन आर्मी। लेकिन बात कुछ ऐसी हो जाती है बस कि इसमें जो इंडियंस थे, इंडियन सोल्जर थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे, अराउंड 3 लाख इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है। कितने इंडियन सोल्जर्स थे? 3 लाख इंडियन सोल्जर्स थे। लेकिन अगर हम बात करें वही ब्रिटिशर्स की, तो वो थे अराउंड 50,000। तो कुछ कार्ट्रिजेज आई थी, अगर आपने सुना होगा मंगल पांडे इंसिडेंट के बारे में, तो कुछ कार्ट्रिजेज आई थी, उनको रिफ्यूज़ कर दिया था चलाने से, तो फिर कुछ एक ऐसा हो गया था, हाँ, जो कि आपका एक इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। फिर लेकिन बात ऐसी है कि यार देखो ये भी नहीं है कि जो वॉर जिस टाइम पे स्टार्ट हुई तभी से स्टार्ट हुई, पहले से कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जब भी वॉर स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो वॉर थी ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इसका जो अत्याचार आप कह सकते हैं, एट्रोसिटीज जो हैं स्टार्ट कर दी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा 756 में, ठीक है, सॉरी यहाँ से 1756 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और 1756 में ही जिस साल वो आए उन्होंने कुछ एट्रोसिटीज जो हैं स्टार्ट कर दी थी इंडियंस के ऊपर, ठीक है। तो तब से ही जो आप कह सकते हैं जो वॉर है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इस पूरी वॉर में जो 101 साल तक चली है, ठीक है, जो 101 साल तक चली है, आप देख ही रहे हैं 1756 से 1857 तक जो ये वॉर चली है 101 साल तक, इसमें 12 मेजर इवेंट्स थे, ठीक है, 12 बड़ी जो हैं घटनाएं हुई थी इस पूरे इवेंट में।
कुछ आप सिंपली कह सकते हैं इवेंट्स को, जैसे रिवॉल्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सिपॉयज, ठीक है। सिपॉय मतलब सोल्जर्स, जो सोल्जर्स थे बेसिकली उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ये जो लड़ाई थी, ये जो युद्ध था, उन्होंने उसे स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद जो है ये पूरा मूवमेंट सारे कॉमन पीपल्स में फैल गया था, सारे ही रिलीजन्स के, कास्ट के, क्रीड के, ठीक है। यहाँ पर कोई कास्ट इनइक्वालिटी नहीं थी, रिलीजन इनइक्वालिटी नहीं थी, सारे ही कास्ट रिलीजन के लोगों ने आके इस पूरे मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटिशर्स को भगाने की सबकी ही मांग थी, ठीक है। तो अब देखो ये सब बातें जब तुम समझ चुके हो तो अब बात करते हैं आपके क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। कॉजेज मतलब किन वजहों से जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। अब हुई है तो किन्हीं किन्हीं वजह से तो हुई होगी, तो उसमें आते हैं सबसे पहले तो पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है। क्या ऐसे राजनीतिक वजहें थी जिनकी वजह से जो है आपकी जो वॉर है वो हुई, ठीक है। तो अब देखो सिंपली सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स हैं, मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में प्लॉट में आपको बहुत अच्छे से कि यार वो कॉलोनी बनाने आए थे, ठीक है। उन्होंने को अपनी कॉलोनी बनानी थी, उनको अपना लैंड एरिया जो है बढ़ाना था, ठीक है। उन्हें मैन पावर नहीं चाहिए थी, उन्हें बेसिकली लैंड एरिया बढ़ाना था और कुछ रिसोर्सेज चाहिए थे। और भारत में हमेशा से ही लैंड एरिया जो है बहुत ज़्यादा था पहले, ठीक है। रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए बेसिकली वो आए थे, ठीक है। उन्होंने पहले तो ये बताया कि यार हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। आपका इंडियंस को जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ महीनों तक थोड़ा प्रॉफिट दिखाने लगे, तो उन्होंने उनको अंदर आने की अनुमति देने लगे कि हाँ आप आ जाओ, ठीक है, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। उसके साथ आते आते उन्होंने क्या किया, उनने जो उनका पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन था उसे शुरू कर दिया और वो जो है अपनी कॉलोनी वहाँ पर बनाने लगे। कॉलोनी बनाना ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने अपनी कुछ ऐसी बॉर्डर कर दिया पूरे इंडिया को, ऐसा नहीं है। उधर पे जो है ब्रिटिश जो क्राउन था उधर पे पूरे उनके जो सोल्जर्स होते हैं बेसिकली वो आ चुके थे और फिर जो पूरे इंडिया थी उसे कवर करने लगे थे, ठीक है। तो अब उसके बाद अब देखो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में भी एक तरीका नहीं था। सबसे पहली बात, रूलर एंटरिंग इनटू द सब्सिडरी अलायंस हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश फोर्स इन हिज टेरिटरी एंड हैव टू पे द मेंटेनेंस फॉर देम। अब देखो जब इंडिया था तब वो कोई यूनाइटेड, यानी इंडिया यूनाइटेड था लेकिन कुछ अलग ही तरीकों से। अब सपोज ये आपका इंडिया है, ठीक है, इसमें भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी 600 to 700, ठीक है। अब जैसे कि ग्वालियर है, उदयपुर है, जयपुर है, ऐसी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। उधर के राजा होते थे, तब कोई पीएम या सीएम वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशंस नहीं थे, तब राजा होते थे बेसिकली, और राजा को ही हम बेसिकली रूलर कहते हैं, ठीक है। तो जो रूलर होते थे, अब देखो ब्रिटिशर्स जो आए थे ना वो बहुत पावरफुल थे, तभी तो उन्होंने इतने साल तक राज किया ना, ठीक है। 200 साल से ज़्यादा तक उन्होंने जो है इंडिया में राज किया। तो कैसे किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। तो वो पावरफुल थे तो उनके पास जो मैन पावर थी वो भी एक तरीके से ज़्यादा थी। उनके पास जो जिस तरीके से, यानी अब मिलिट्री के लिए जो आर्मामेंट्स होते हैं वो भी उनके पास काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी थी उस टाइम पे उनके पास। तो जो इंडियन रूलर्स थे वो उनके साथ में कम्पीट नहीं कर पाते थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वॉर उस टाइम पे इंडियन रूलर्स के लिए जो थी अफोर्डेबल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला, सब्सिडरी अलायंस, जो कि होता था कि आप कोई भी इंडियन रूलर है, ठीक है, या तो वो उससे क्या करेंगे, उससे युद्ध करेंगे, वॉर करेंगे, ठीक है, उनके साथ लड़ाई कर लेंगे और उनका जो फोर्ट है उसे कैप्चर कर लेंगे, उनके एरिया को भी कैप्चर कर लेंगे, या फिर उनको दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, देखिए आप क्या करिए, आप अपने एरिया के राजा जो हैं, रूलर जो हैं बने रहिए, और क्या करिए आप, जो ब्रिटिश आर्मी है हम आपको आर्मी दे रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से हम आपको और आर्मी दे रहे हैं। देखा कितना फायदा बताया जाता था ऐसे कि हम आपको आर्मी दे रहे हैं लेकिन आपको बस उनका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब राजा को लगता था कि हाँ यार अब ठीक है, हमें पास मैन पावर भी बढ़ रहा है, हमें आर्मी मिल रही है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, तो हम इस आर्मी को रख लेते हैं। लेकिन जो मेंटेनेंस होती है ना वो 1000 लोगों के हिसाब से वो इतनी ज़्यादा मांगते थे, जैसे उन्होंने सपोज 1000 सोल्जर्स को जो है वहाँ पर लगा दिया, ठीक है, लेकिन फिर वो 1000 से ही लगभग कुछ नहीं तो 10 लाख सोल्जर्स के बराबर का पैसा लेते थे। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि राजा जो था, ठीक है, राजा के पास जो खजाना था वो कम होता ही जा रहा था, ठीक है। और ये सिस्टम था क्या, सब्सिडरी अलायंस। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। उसके बाद ये जो सब्सिडरी अलायंस था ये इंट्रोड्यूस कराया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली अब कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली बाहर से आए हुए एक लॉर्ड थे, ठीक है। लॉर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो किसी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, ठीक है, किसी रिस्पेक्टेड या कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी के लिए जब हम है ये लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट,
रूलर विल एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रूल इन हिज स्टेट, जो भी कोई रूलर जो है सब्सिडरी अलायंस के लिए मान रहा है तो वो उस एरिया का राजा तो है, लेकिन जो महाराजा हैं वो क्या है, ब्रिटिश रूल है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन क्या है, वहां का महाराजा है। उसके बाद रूलर वुड नॉट फॉर्म एनी अलायंस विद एनी अदर पावर, रूलर जो है, ठीक है, सपोज जयपुर उस टाइम पे एक सुप्रीम या कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, तो वो और किसी सिटी के साथ या फिर सिंपली किसी और प्रिंसली स्टेट के साथ अलायंस फॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है, टीम अप नहीं कर सकती थी। उसके बाद रूलर वुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियंस अदर देन द मेंबर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके जो थे ना भारत में आके तो बस उन्होंने कैप्चर किया था, उनके बाद हर किसी के साथ थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स हर किसी से लड़े हैं, दोनों वॉर्स में इन्वॉल्व थे, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अगर आपको पता हो इतने जनरल नॉलेज, तो उनके विवाद हर किसी के साथ थे। तो उनने एक और जो है नियम लगाया था ऐसा सब्सिडरी अलायंस में कि जो भी रूलर है जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर आ रहा है वो किसी और यूरोपियन को, अब जैसे कि यूरोपियन आप सिंपली बोल सकते हैं, और किसी कंट्री का, ठीक है, अदर देन ब्रिटिशर्स, किसी को भी एम्प्लॉय नहीं करेंगे, किसी को भी यानी आप मनी नहीं दोगे, सिंपली बस इतना समझ लो, एम्प्लॉय नहीं करोगे। उसके बाद इन केस ऑफ अ कन्फ्लिक्ट विथ एनी अदर स्टेट ब्रिटिशर्स विल डिसाइड वेदर वॉर विल टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। अब किसी और स्टेट के साथ जो है किसी राजा की लड़ाई हो गई, ठीक है, किसी दो प्रिंसली स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, तो उसके बीच में फिर क्या होगा ना, ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे कि हमें लड़ाई करनी है या नहीं करनी है। फिर एक प्रिंसली स्टेट जो भी सब्सिडरी अलायंस में है उसके आत्मसम्मान पर ही क्यों ना बात आ जाए, लेकिन जो भी पूरा डिसीजन होगा वो ब्रिटिश रूल ही लेगा, ठीक है। उसके बाद 7th पॉइंट, रूलर विल एक्नॉलेज ब्रिटिश एज ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ से ब्रिटिश हटा दो, एक्नॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी इज पावर ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने भी रूलर्स हैं जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया बताएंगे, ठीक है, यानी महाराजा बताएंगे। अब उसके बाद आते हैं आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, जहां से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, या 3 मार्क क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है, और फिर 1 मार्क पोर्शन में भी ये जो है क्वेश्चन, 2 मार्क पोर्शन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे बहुत अच्छे से समझ लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कराया गया था थ्रू लॉर्ड डेलहाउसी, ठीक है, इन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस कराया था, और इसकी जो क्रूअल्टी है इसे अभी आपको आगे पता पड़ जाएगी। देखो, इफ एन इंडियन रूलर डिडंट हैव एनी नेचुरल हियर सक्सेसर टू इनहेरिट द थ्रोन देन द कंपनी विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ द प्रिंसली स्टेट। मतलब ये है, कोई इंडियन रूलर है, कोई राजा है, अब उनका जो बच्चा है ना वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल मतलब अडॉप्टेड है, ठीक है, नेचुरल नहीं है मतलब अडॉप्टेड है, ठीक है। तो अगर इन केस कोई भी राजा है और उसके पास कोई नेचुरल हियर नहीं है, उन्हीं की पैदाइश, उन्हीं का आगे का नेचुरल सक्सेसर नहीं है, तो जितनी भी फिर प्रॉपर्टी होगी ना वो फिर वो जो नॉन नेचुरल या फिर सिंपली कह सकते हैं अडॉप्टेड हियर है वो इनहेरिट नहीं कर सकता है, वो जितनी प्रॉपर्टी होगी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाएगी, ठीक है। अब सिंपली अगर आपको फिर भी नहीं आया तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक बच्चा है राम, ठीक है, उसके पापा का नाम क्या है, उसके पापा का नाम है राहुल, ठीक है, लेकिन ये राहुल जो है ना इन्होंने राम को अडॉप्ट किया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो जब राहुल जो है ना उनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो राम है उसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी अपने पापा राहुल की। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो राहुल है वो नेचुरल हियर नहीं है, राम है वो नेचुरल हियर नहीं है राहुल का, ठीक है ना, वो अडॉप्टेड हियर है, तो वो अब अपने इनहेरिट नहीं कर सकता है थ्रोन को। उसके बाद अडॉप्टेड सन्स आर नॉट अलाउड टू इनहेरिट द थ्रोन, ये बात हमने देख ही ली है। उसके बाद अब देखते हैं, देखो, एनेक्स्ड 3 स्टेट सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपने झांसी को जो सुना होगा ना, झांसी में आपने बहुत फेमस, इधर की तो शायद आपने ना सुना हो उदयपुर, सतारा और नागपुर के बारे में, लेकिन झांसी का जो इंसिडेंट है काफ़ी फेमस है। तो यार देखो, जो झांसी वाला इंसिडेंट है ना, और जो झांसी के किले पर भी कब्जा किया गया था, ठीक है ना, वो भी किया गया था ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एनेक्सेशन ऑफ अवध एंड बेरार, इनका भी एनेक्सेशन जो है किया गया था थ्रू लॉर्ड डेलहाउसी। अवध का तो लॉर्ड डेलहाउसी ने कर दिया था ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। इसे आप सिंपली और भी एक चीज़ बोलते हैं, ठीक है, अगर हम एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें तो वो होता है एलिग्ड मिसमैनेजमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप चाहे माल एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ कर लें, चाहे एलिग्ड मिसमैनेजमेंट का यूज़ कर लें, दोनों ही सही हैं, दोनों ही टर्मिनोलॉजी सही है, ठीक है। और ये जो अवध था ये नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा जो है रूल किया जाता था उस टाइम पे, और उसे एनेक्स कर दिया था थ्रू ब्रिटिशर्स ने। फिर उसके बाद आता है आपका बेरार का एनेक्सेशन,
जो कि रूल किया जाता था बाय निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और ये किया गया था क्योंकि उन्होंने जो है ना डेप्थ पे नहीं कर पाए थे, अपना कर्जा जो था उसे उतार नहीं पा रहे थे, इसलिए जो है उनको भी बंदी बना लिया गया था। और फिर उसके बाद जो वेरार था उसे भी एनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट गिवन टू बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्पायर थे, ठीक है, और फिर जो लास्ट मुगल एम्पायर थे ना बहादुर शाह जफर, इन्हें तो मैं बताता हूँ, इन्हें तो रेड फोर्ट से निकाल दिया गया था। इनके साथ तो इतना ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया गया कि इनको रेड फोर्ट से निकाल दिया गया और इनसे कह दिया गया था कि अब आप और आपकी फैमिली भी कभी भी रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लास्ट मुगल एम्पायर हैं। ठीक है, और आपके जो बच्चे हैं उन्हें अब राजा का जो पद है वो यूज़ करने नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ प्रिंस कहलाएंगे, ठीक है, कुमार कहलाएंगे, लेकिन कभी भी जो है राजा नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह जफर वर नॉट अलाउड टू यूज द टाइटल ऑफ किंग्स, दे विल बी रेदर कॉल्ड एज प्रिंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट में पता है कि उनकी फैमिली को निकाल दिया गया था, मना कर दिया गया था कि अब आप रेड फोर्ट में नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने तो ये तक अनाउंस कर दिया था कि ये अब लास्ट मुगल एम्परर हैं। ठीक है, और मुगल एम्पायर अब इंडिया से जा चुका है। ठीक है, अब ब्रिटिश एम्पायर इस टाइम पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अब आता है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई। अब आपको नाना साहेब पता ना हो तो वो बाजीराव टूके, ठीक है, बाजीराव टूके अडॉप्टेड सन थे। और फिर पता है ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग उनको जो है उनको पेंशन भी मना कर दी गई थी, और उनका जो स्टेट प्रिंसली स्टेट था उन्हें भी छीन लिया जाना था, इनहेरिट नहीं करने दिया जा रहा था उनकी थ्रोन को, तो इसलिए एक इल ट्रीटमेंट दिया गया था नाना साहेब को। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, इससे पहले तो एक चीज़ जान लो, जैसे ही उन्होंने नाना साहेब को, ठीक है, उनकी पेंशन देने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसके बाद एक इंडिग्नेशन मतलब होता है कि रिवॉल्ट वाली फीलिंग जनरेट कर दी थी मराठा कम्युनिटी में, जिससे कि फिर रिवॉल्ट मराठा कम्युनिटी की तरफ से बढ़ करके आया था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो बिकेम द फियर्स एनिमी ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर हर किंगडम ऑफ झांसी वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसे कि बताया कि झांसी को एनेक्स कर दिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग। और फिर जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो बहुत कट्टर दुश्मन, हम जैसे बोलते हैं ना, बहुत फियर्स एनिमी बन गई थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, अब देखो यार, हमने यहाँ पर समझ लिया पॉलिटिकल कॉजेस को, जितने भी क्वेश्चंस आने होंगे इन्हीं पार्ट्स में से आएंगे। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार लिख लेना, ठीक है, रिवाइंड करके। मैंने स्टार्टिंग में ये मैं बताया नहीं। अब इसके बाद आता है सोशियो रिलीजियस कॉजेस। तो देखो सोशियो रिलीजियस कॉजेस जो हैं ये एक सबसे बड़ा मेजर कॉज है, ठीक है, क्योंकि भारत में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जब लोगों के धर्म पे बात आई तब ही, ठीक है, तब ही जो है उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू किया था। तो सोशियो रिलीजियस कॉजेज इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें मैंने एक बार में लिख दिए हैं, तो यहाँ पर देखना अच्छे से। इंग्लिश टुक वेरियस मेजर्स टू रिफॉर्म द वेरियस इविल्स विच वर क्रेप्ट इन इंडियन सोसाइटी सच एज सती वॉज बैंड इन इंडिया इन 1829। तो अब देखो सबसे पहले तो ये एक सही चीज़ है जो इंग्लिश करके गए हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स करके गए हैं, वो है कि उन्होंने सती को बैन कर दिया था। किसी भी मैरिड वुमेन का अगर हस्बैंड जो है मर जाते थे तो उनको भी उन्हीं की चिता के साथ जला दिया जाता था, जो कि एक ईविल ही था। ठीक है, और इसे बैन कर दिया गया था 1829 में, ब्रिटिशर्स ने इसे बैन कर दिया था। और इसका जो है ना कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स ने, आप ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स ने इस चीज़ का बहुत सपोर्ट भी किया था। ठीक है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उन्हें कहा जाता था कि एक वो मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस ईविल को हटाने में काफ़ी मदद की थी। लेकिन फिर भी अब जब उस टाइम पे जो है काफ़ी ऑर्थोडॉक्स सोच थी लोगों की, तो उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया। उन्हें लगा कि ये हमारे धर्म के विरोध का काम है। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या इस चीज़ पर रिवॉल्ट कर दिया था। लेकिन ये काम ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सही किया था। एंड द विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन 1856। ठीक है, कोई भी विधवा औरत होती थी तो उसे दूसरी बार शादी नहीं करने दिया जाता था, तो उसे भी शादी करने के लिए अनुमति दे दी गई थी। और ये भी इंडियंस को उस टाइम पर लगा कि ये धर्म के विरोध बात है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी जो है उन्होंने काफ़ी रिवॉल्ट कर दिया था। उसके बाद रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड द इंडियंस। सबसे पहले तो देखो ब्रिटिशर्स को हमेशा से ये लगता आया है कि वो रेशियली सुपीरियर हैं इंडियंस से। ठीक है, उनकी जो रेस है,
ठीक है, जिस भी रेस के वो हैं वो सुपीरियर हैं काफ़ी इंडियन से, और उन्होंने रेशली डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा किया था इंडिया में, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा करते थे इंडियंस को इसी बात पे कि वो सुपीरियर हैं और ये इंडियंस इन्फीरियर हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो रेशली डिस्क्रिमिनेशन या फिर सिंपली कह सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया था। उसका थर्ड पॉइंट, इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास्ड अकॉर्डिंग टू विच इंडियंस हु हैव बीन कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन कुड इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब जैसे कि पता है ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या कह दिया था कि कोई भी अगर अडॉप्टेड हियर है तो अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता है। लेकिन उन्होंने 1850 में एक नया नियम निकाल दिया कि अगर कोई भी जो इंडियन है अगर वो क्रिश्चियन बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, अगर वो क्रिश्चियन बन जाता है तो फिर वो अपनी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, या सिंपली कह सकते हैं कि यूज कर सकता है। तो ये एक तरीका था, ठीक है, ये एक तरीका था जिससे कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडियंस को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चाहते थे। उसके बाद प्रमोटिंग मिशनरी एक्टिविटीज़ जैसे स्कूल्स बनाना, ठीक है, और फिर हॉस्पिटल्स बनाना, ऐसी जो भी मिशनरी काम थे, ठीक है, चर्चेस बनाना, इन्होंने उसको काफ़ी प्रमोट किया था। अब इससे क्या हुआ, इससे कुछ फ़ायदे भी हुए लेकिन लोगों की जो रोजगारी है उस पर अफेक्ट पड़ा, जो कि हम इकोनॉमिक कॉजेज़ में समझेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका टैक्सिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अब देखो जैसे कि मॉस्क होती थी, ठीक है, अब ये कोई मॉस्क है, उसके बाद और फिर टेम्पल्स होते थे, तो इनके अगल बगल का जो कुछ एरिया होता था ना ये धर्म के कामों के लिए होता था, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ को ये जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स करते थे जिससे कि जो इंडियंस हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है, और उन्हें ये टैक्स ना देना पड़े और वो एरिया भी जो है चर्चेस के लिए दे दिया जाए। तो इसलिए वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा टैक्स करते थे और उनका मेन सोल एम यही था कि उनको रिसोर्सेज चाहिए थे इंडिया से, ठीक है। इंडिया में काफ़ी रिसोर्सेज थे और वो वही जो है निकालने आए थे, तो वो हर एक तरीके का इस्तेमाल करते थे जिससे वो रिसोर्सेज बना पाएँ। वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में हमने बेसिकली सोशियो रिलीजियस कॉजेज और पॉलिटिकल कॉजेज को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। लेक्चर 2 में हम बाकी के पार्ट्स को कवर करेंगे और 2 लेक्चर्स और आएंगे। 4 लेक्चर में बेसिकली इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर हम एक MCQ सेशन और इसके लिए हैंड रिटन नोट्स को भी बहुत जल्दी ले आएंगे।